हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। तो हाँ जी, अब हमारा जो है वो एंटी नेट का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 10 से ठीक है 8 से 10 दिन जो है वो हमें रिवीजन के लिए और मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या है कि मैं आपके सामने क्या लेके आई हूँ टॉपिक, वो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमें डायरेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग एंटी नेट कॉमर्स को पेपर 2, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और को जो भी स्ट्रेटजी रहती है वो, और पेपर 1 को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अकाउंटिंग क्या है कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसकी समराइजेशन करनी पड़ती है, उसको हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, और जो भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें किस में की जाती है? अकाउंटिंग में, ठीक है। अब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? ये एक्चुअली ये रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। हमें गाइड करते हैं। तो इन्हें हम किस चीज़ के से नाम से जानते हैं? गैप के नाम से, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस हो सकते हैं, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी अदर कंट्रीज़ में भी जहाँ भी बिजनेस होता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें एक्सेप्ट किया गया है, सभी इन्हीं प्रिंसिपल्स को मानते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्या है ये? गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो इसमें दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन जो है वो हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट्स हैं और 4 टाइप्स की कन्वेंशन है। तो आइए हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं, बट फास्ट फास्ट जल्दी से रिविजन हो जाएगा। हाँ जी, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो एक एजम्पशंस हैं जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें गाइड करती हैं कि किस तरह से हमें उन्हें प्रिपेयर करना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस एंटिटी यानी कि बिजनेस की जो एंटिटी है वो उसके ऑनर से अलग होगी। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दोनों सेपरेट हैं दोनों, ठीक है। उनको एक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट किसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं? वो करते हैं बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। बात समझ में आ रही है? जो हम फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट की जो रिपोर्ट आती है वो हमें बताती है बिजनेस की स्थिति, ठीक है। बिजनेस के क्या सिस्टम है, बिजनेस का क्या हाल है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, वो बिजनेस बताता है, ना कि बिजनेसमैन की। यानी कि दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है कि अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखेंगे जिन्हें हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। मनी के रूप में मेजर करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किया है 10 कंप्यूटर, 20 चेयर्स, 20 फैंस, ठीक है, तो इसको हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे, तो इसको हम ट्रांजैक्शन को हम लिख भी नहीं पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट जब इसी बात को हम लिखते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो यानी कि हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो उसे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? हाँ जी। तो इसका मतलब है हम उन्हीं के टर्म्स को लिखेंगे जो कि उन ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, सॉरी, जिन्हें हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस जो है, यही माना जाता है कि बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन जब शुरू करते तो ये सोच के तो बिल्कुल नहीं करता है कि हम आज बिजनेस शुरू करेंगे और कल हम उसको बंद कर देंगे। नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तो यही सोच के बिजनेस को शुरू किया जाता है, तो यही सोच के बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की जाती है, ठीक है। फिक्स जो एसेट्स हैं वो यही सोच के ली जाती हैं कि लॉन्ग रन तक वो चलेंगी, और उसके ऊपर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन तक चलेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है कि जो भी हमने
दैट मीन्स कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ प्राइस दैट नीड्स टू बी गेटिंग पेड। जिस अमाउंट पे, जिस प्राइस पे हमने एसेट को परचेज किया है, हम वही अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है, कॉस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि देखिए, अगर हमने कोई लैंड परचेज की, ठीक है, कोई ज़मीन ली हमने, तो ज़मीन की आज वैल्यू है 10 लाख रुपए। आज उसकी वैल्यू 10 लाख है, आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से 20 लाख होगी। तो अब हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉस्ट वैल्यू पे, यानी कि 10 लाख पे, जिस पे हमने खरीदा है। हमें उसकी मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं होगा कि उसकी मार्केट वैल्यू जितनी बढ़ती है तो बढ़ जाए, ठीक है। हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। 10 लाख में से जितनी भी डेप्रिसिएशन बनेगी उसको माइनस करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देंगे। दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, उसके बाद है डुअलिटी कंसेप्ट। डुअलिटी कंसेप्ट क्या बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग की क्या है कि हमारा हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जितना अमाउंट से एक हमारा अकाउंट डेबिट होगा, उतने ही अमाउंट से हमारा दूसरा जो अकाउंट है वो क्रेडिट भी होगा। तो इसी कारण से हमारी बैलेंस शीट जो है वो भी मैच करती है, ठीक है। तो एसेट्स जो होती है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, जितनी एसेट्स होंगी उतनी ही लाइबिलिटी होगी। तो ये होता है डुअलिटी कंसेप्ट, ठीक है। जो उसमें डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। उसके बाद है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या बताता है? इट डिटरमाइंस द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मींस रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम उसे रियलाइज कर लेते हैं, जब हम उसको एक्चुअली में रिसीव कर लेते हैं, एक्चुअली अर्न किया होता है। जब हम फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी सेवाएं कहीं पे दे दी है पर हमने उसका पैसा नहीं लिया है, तो हम वो चीज़ नहीं लिख सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। हमने मान लीजिए किसी को अपनी सेवाएं दे दी हैं, हमने किसी को उधार दे दिया है, बट जब तक वो पैसा हमें मिल नहीं जाता तब तक हम उसे पहले से रेवेन्यू में नहीं कर सकते। या हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, तो हम उसको पहले से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कंसेप्ट है वो यही बताता है कि हम जो लॉस है उसको तो पहले से हम मान के चल सकते हैं कि लॉस होगा, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चल सकते हैं। बट हमें प्रॉफिट होगा तो हम उस चीज़ को पहले से नहीं लिख सकते। वो तभी लिखा जाएगा जब हम एक्चुअली में वो कैश के रूप में हमारे हाथ में आ जाएगा, या जब एक्चुअली में हम उसे अर्न कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 7th है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, यानी कि हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो 1 साल के एंड में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा जो फाइनेंशियल जो ईयर है, ये पीरियड है वो 12 मंथ का होता है, और ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। क्लियर? ओके। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि it is compulsory to match revenue of the period with the expenses of that period to determine the correct profit and loss incurred in the period। यानी कि जितना हमने रेवेन्यू अर्न किया है वो हमारे एक्सपेंसेस से मैच करना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है कि जितना हमने एक्सपेंसेस किया है उतना ही हमारा रेवेन्यू भी होना चाहिए। दोनों कंसेप्ट मैच करने चाहिए, यानी कि जितनी हमारी एसेट्स है उतनी ही हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए, हमारी बैलेंस शीट जो मैच होनी चाहिए। ओके, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड एंड नोट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जब वही कि एक्रू when they accrue and note as cash or cash equivalent is received or paid that they are recorded in the accounting record। तो accrual concept क्या बता रहा है कि जब हम उसको, ऐसा नहीं कि जब हम उसको कैश के रूप में रिसीव कर लेंगे हमारे पैसे को, या उसको जो पेमेंट करनी है उसको कैश के रूप में पे कर देंगे, वैसा नहीं है। accrual concept माना जाता है कि जब वो क्या है कि जब वो ड्यू हो जाता है उसको तभी उसको मान लिया जाता है। एक्रू जो है वो ऑपोजिट है कैश कंसेप्ट की, ठीक है। कैश में जब हम कैश को एक्चुअल में रिसीव कर लेते हैं तब हम उसको मानते हैं, तब हम उसको इनकम मानते हैं। बट एक्रू में ऐसा नहीं होता है, जब हमें वो ड्यू भी हो जाता है तभी हम उसको इनकम मान सकते हैं, या उसको तभी तो हम प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग के कंसेप्ट को यहाँ पे लेके आते हैं। दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। क्लियर? देन है वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। ये क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव ट्रू एंड फेयर प्रूफ।
वेरीफिएबल का मतलब है कि एक तो जो भी हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, वो पर्सनल बायस से फ्री होने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अपना पर्सनल बायसनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्सनल अपनी मतलब अपना व्यू नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें निष्पक्ष होना चाहिए। ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एन एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट इट। और क्या है कि वेरीफिएबल के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन कर लें तो उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ सेल करी है, हमारे बिजनेस से 10 लाख का माल सेल हुआ है, तो हमारे पास वो बिल होना चाहिए, ठीक है, कि हमने बिल बना के दिया है, तो वो प्रूफ होना चाहिए जो उस ट्रांजैक्शन को क्या करे, वेरीफाई करे, उसको सपोर्ट करे, क्लियर। उसके बाद आती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो हमें गाइड करती हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पहला है कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है दैट विच मटेरियल इज इंपॉर्टेंट शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड विच इज नॉट इंपॉर्टेंट इज टू बी इग्नोर्ड। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसे हमें अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए, और जो नॉन इम्पोर्टेंट है, जिनकी कोई मायने नहीं रखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें, उन्हें हमें नहीं लिखना है, उन्हें हमें इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2-4 रुपए वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा टाइम जो है वो उन्हीं के ऊपर वेस्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 10-20 रुपए की कॉपी ली है बिजनेस में, 5-10 रुपए का हमने वो रबर लिया है, सॉरी इरेजर लिया है या शार्पनर लिया, तो वो चीज़ को हम अगर एक एक करके उसी के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, तो जो बिजनेस के मेन काम है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो मटेरियलिटी का मतलब, तो उसे क्या हम क्या कर सकते हैं, हम उसे डायरेक्ट स्टेशनरी के अकाउंट में डाल के लिख सकते हैं, बात वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दैट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट, यानी कि जो मटेरियल इंपॉर्टेंट है उसको हम लेंगे, जो मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे भी यही दिया है कि एग्जाम्पल में हमने क्या है, स्टेशनरी परचेज की है, तो दैट इज़ कैलकुलेटर वगैरह, तो उसको हम लिख सकते हैं स्टेशनरी में, और जो मेन हमारे पॉइंट है हम वहीं उन्हीं को लिखेंगे। ओके, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दी है कि जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेथड जो है वो रिमेन अनचेंज रहना चाहिए हर पीरियड में, ठीक है। अगर एक टाइम में हम लास्ट ईयर हमने फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ किया है, तो नेक्स्ट ईयर में भी हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन को लगाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि एक टाइप के मेथड में क्या होगा कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल के साथ, ठीक है, उसमें कंपैरिजन इजी रह जाता है। अगर अलग अलग कीजिएगा, पिछले साल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन किया है, इस साल हम लोग डिमिनिशिंग से करेंगे, तो क्या है, दोनों में कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो लोगों की हाइट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तब तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि एक इतना फीट ज़्यादा है, इतना कम है। तो अगर हम एक पर्सन की हाइट लेते हैं, दूसरे का वेट लेते हैं, तो वैसे कंपैरिजन पॉसिबल है नहीं है। ओके, हाँ, तो वैसे ही है ये सिस्टम भी कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, हमारा जो प्रैक्टिस है, हमें जो अकाउंटिंग को प्रिपेयर करें स्टेटमेंट को, तो उनके लिए हमें सेम मेथड को यूज़ करना है। फोर्थ है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है क्या है कि इट takes into consideration all prospective losses but leaves all prospective profits. Financial statements are usually drawn up to the conservative basis. Anticipated profit and ignored but anticipated loss are taken into account while drawing the statements, ठीक है। इसका मतलब है कि हम क्या है कि फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं उन्हें हम लोग क्या है, उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उसके लिए हमें पहले से ही क्या है, प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। ये है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सिंपल सी बात है, एक लाइन में बता रही हूँ कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उसके लिए हमें पहले से प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उसको हम पहले से कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसे रिसीव नहीं कर लेते हम तब तक उसे हम अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते। जब तक कि वो हमारी ठीक है झोली में नहीं आ जाता प्रॉफिट, तब तक हम उसको प्रॉफिट नहीं मान सकते। बट लॉस क्या है, अगर हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है हमें लॉस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, कि कहाँ से उसको पे करना है, कहाँ से पैसा आएगा, ठीक। हाँ, तो इसकी कुछ एग्जांपल भी दिए कि मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये हो सकता है आपको आ जाए, ठीक है। और लास्ट हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि क्या है कि इंफॉर्मेशन, ऑल significant information should be disclosed in the financial statement. The purpose of this convention is to communicate all material and relevant facts concerning financial position and result of operation
द यूज़र। अब क्या है फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि पूरा डिस्क्लोज करना। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे जो भी पक्षकार हैं, जिनको हमारे बिजनेस से मतलब है, जो इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में, उनको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना चाहिए, प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो कि चीज़ें उस अकाउंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, जो भी यूज़र्स हैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जो कंपनी का पैसा है वो कहाँ पे लग रहा है, हमारे बिजनेस का कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सारा जो है वो सब कुछ वहाँ पे नोट के रूप में बताना चाहिए। दैट है जैसे कि एग्जांपल दिया है, कंटीजेंट लायबिलिटी अपीयरिंग एज अ नोट। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है कि जो अभी तक लायबिलिटी नहीं है पर लायबिलिटी बन सकती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग एज अ नोट। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो बतानी ज़रूरी हैं तो उनको हम फुट नोट के रूप में भी बता सकते हैं। बट बोलने का मतलब ये है कि जब फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा फुल डिस्क्लोजर करना है, कोई बात छिपानी नहीं है। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन यही बताता है कि कोई बात छिपानी नहीं है, सारा जो भी रेलिवेंस फैक्ट है उनको हमें पोजीशन या रिजल्ट को बनाने के लिए, तभी वो अपना डिसीजन ले सकते हैं ना ठीक ढंग से। अगर सारी चीज़ें हमने डिस्क्लोज की होगी तभी जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन्हें पता लगेगा कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम चीज़ें बातों को छुपाएंगे तब क्या है, तब इन्वेस्टर का डिसीजन जो है वो बदल सकता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।